हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम DSSP मैथ्स की क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि DSSP के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि PRT, TGT, PGT, LDC, स्टेनोग्राफर, फायर ऑपरेटर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, हेड कांस्टेबल, लाइब्रेरियन एंड मैनी मोर, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं DSSP के अंतर्गत इन सभी के लिए यूज़फुल है। और ये जो सेट है आज का हमारा वो DSSP PRT 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये PRT 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इस तरह के हम आपको 26 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके सभी एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, PRT, TGT, LDC, लेखपाल और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स अभी हमने जो भी डिस्कस किए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाए जाएंगे। तो ये जो आज का सेट है हमारा वो PRT 2018 का है और इस तरह के 26 प्रैक्टिस सेट्स कराने वाले हैं, तो जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने में मदद करेगा और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपके 40 आउट ऑफ 40 नंबर लाने में मदद करेगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। क्योंकि 26 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डिस्कस करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं मिस होगा। और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, उनके प्रैक्टिस सेट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये जो सेट है वो PRT 2018 का है और केवल PRT वालों के लिए ही नहीं सभी के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि PRT के अलावा हम सारे सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो जिसमें कहा गया है अच्छा 41 क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 41st क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अदर सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे 20 क्वेश्चंस आपके जीके के पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश, तो 41 से मैथ्स शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 लोगों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। तो यहाँ न्यूज़पेपर एच जो है वो 25 लोग पढ़ते हैं। 26 जो है वो समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, सॉरी टी पढ़ते हैं। तो 26 ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं और 26 ही ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। इनमें से 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं, सभी तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये चीज़ दी गई है इसमें। उनकी संख्या ज्ञात करें जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, जो एक समाचार पत्र पढ़ते हैं हमें उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आपको वेन डायग्राम के जरिए करना है। ये क्वेश्चन हमने बनाया एक वेन डायग्राम, जिसमें 3 न्यूज़पेपर हमने इस तरह ड्रॉ कर दिए गए हैं। तो ये 3 न्यूज़पेपर यहाँ ड्रॉ किए हमने, जिसमें सबसे पहला वाला देखते हैं। 25 लोग जो हैं वो समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, ये 25 लिखा है। तो 25 लोग जो हैं वो समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। तो 25, तो सबसे पहले हमें नाम देना है। सपोज़ ये हमारा एच न्यूज़पेपर है, इसके अलावा ये हमारा टी न्यूज़पेपर है और नीचे वाला ये आई न्यूज़पेपर है। तो हमने तीनों को नाम दे दिया है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ किस किस को दिया गया है। तो 25 जो लोग हैं वो एच पढ़ते हैं, तो एच को 25 लोग पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ 25 लिख दिया। अंदर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। 26 जो है वो टी पढ़ते हैं, तो टी न्यूज़पेपर के 26 लोग पढ़ते हैं, तो टी की जगह हमने 26 लिख दिया। फिर इसके अलावा आगे 26 ही समाचार पत्र आई को पढ़ते हैं, तो आई को 26 लोग पढ़ते हैं, तो आई जो है उसके आगे भी हमने क्या लिख दिया, 26 लिख दिया। तो 25 एच को पढ़ते हैं, 26 टी को पढ़ते हैं और 26 आई को पढ़ते हैं। तो हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, आगे ये क्या क्या कह रहा है। इसमें लास्ट जो सेंटेंस है, सबसे पहले इसको देखना है आपको। 3 जो है, सभी तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो सभी 3 में आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये कॉमन है, ये तीनों में आ रहा है, तीनों सर्किल्स में एच टी और आई तीनों में ये एरिया आ रहा है। तो यानी कि ये जो एरिया है उसमें 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, क्योंकि यहाँ दर्शाया गया है कि 3 लोग जो हैं वो सभी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो सभी न्यूज़पेपर में यही 3 आ रहा है जो सभी में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ से आप पढ़ना सेंटेंस को। 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो एच और आई, एच ये है
ये वाला एच है और आई ये वाला है। तो एच और आई को दोनों जो लोग पढ़ते हैं वो ये वाला है, ये जो है एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो ये एरिया है। तो इसमें कितने लोग आ जाते हैं, एच और आई जो दोनों पढ़ते हैं, तो उसमें 9 लोग आ जाते हैं। 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं। तो अगर हमें ये जो पूरा 9 है और 9 में से आपको पता है ये 3 है, तो 9 में से ये 3 माइनस किया तो आपको कितना बचा, यहाँ 6 बचेगा। तो ये 6 एरिया आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ 6 लिखना है। 6 और 3 9, 9 कौन सा एरिया कवर करता है, 9 ये वाला जिसमें एच और आई दोनों आ रहे हैं। एच ये है और आई ये है, तो एच और आई का जो कॉमन है एरिया वो ये है, और इसमें 9 हो गए क्योंकि 6 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 6 यहाँ लिख दिया हमने, 3 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट आगे का गया है, इसमें 11 लोग जो हैं वो एच और टी दोनों पढ़ते हैं। तो 11 लोग एच और टी पढ़ते हैं। एच हमारा ये है और टी ये है, और एच और टी दोनों पढ़ने वाले ये जो लोग हैं, ये कॉमन जो है ये 11 हैं। तो 11 लोग एच और टी पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, एच और टी इन दोनों को मिलाकर हमें यहाँ 11 कंप्लीट करना है। यानी कि 3 तो पहले से यहाँ दे रखा है, 3 तो ये दे रखा है। 3 के अलावा कितना और जोड़ें जो 11 हो जाएगा, तो हमें यहाँ 8 जोड़ना होगा तभी 11 होगा। तो एच और टी जो है उसमें कॉमन कितना हो गया, 11 हो गया। यानी कि तो जैसा कहा गया है हमने ड्रॉ कर लिया। उसके अलावा 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं। तो टी और आई को हमें देखना है, यहाँ से टी ये है और आई ये है, और टी और आई का जो कॉमन एरिया है वो यहाँ से दिख सकता है। ये जो है टी और आई का कॉमन एरिया है। तो टी और आई का कॉमन जो एरिया है उसमें कितने लोग पढ़ते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं 8 लोग। तो 8 लोग में से आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें 8 लोग आएंगे, जिसमें से 3 ऑलरेडी हमें यहाँ देख लिए हैं। तो 8 में से जब 3 माइनस किया तो यहाँ कितने बचे, 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ये देखना होगा उनकी संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसको। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो एरिया है ये 9, 6 और 3 9। तो इसमें 9 जो हैं वो लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जिसमें हमने 8 और 3 11 ड्रॉ किए हैं, तो ये जो एरिया है वो ऐसा है जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, वो एरिया है ये। फिर इसके अलावा ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये 3 और 5 वाला, तो ये वो एरिया है जिसको टी और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो लोग, वो ये एरिया है। 8 होगा इसमें। तो जो स्टेटमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया है। अब इसमें ये जो एरिया बचा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये उसको दिखाता है जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ये जो एरिया है वो एरिया है जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ता है। और टोटल जो ये सर्किल है इसमें कितने लोग हैं, 25, क्योंकि 25 ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ टोटल 25 होना चाहिए। 25 में से आप यहाँ से देख सकते हैं 8 यहाँ है, 3 यहाँ है और 6 यहाँ है। यानी कि 8 और 3 11, 11 और 6 17। तो 17 में से 25 में से 17 तो आपको दिख जाएगा यहाँ घेरे हुए हैं इस जगह, और 25 में से 17 हटे तो कितने बचे, 8। तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो 8 लोग ऐसे होंगे जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 लोग यहाँ आ गए। तो टोटल देखेंगे तो 8 और 8 16, 16 17 18 19 इधर हो गए और 25। तो 25 लोग आ गए टोटल इसमें एच सर्किल में। अब सर्किल टी की बात करते हैं। तो टी में टोटल कितने लोग हैं, 26 लोग हैं सर्किल नंबर टी में। तो सर्किल नंबर टी में हमारे 26 लोग हैं, जिसमें से 8 हमारे इस जगह आ गए, 8 इस जगह आ गए, 3 यहाँ आ गए, 5 यहाँ आ गए। यानी कि 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 3 हो गया 16। तो 16 यहाँ गिर गए तो हमारे यहाँ कितने बचे, 10। तो 10 हमारे ऐसे लोग हैं जो केवल न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, जो दोनों को नहीं पढ़ते या तीनों को नहीं पढ़ते, जो केवल सिंगल न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं। वो कितने लोग हैं, यहाँ 10 लोग हो गए, क्योंकि 26 में से ये माइनस करना है आपको, ये एरिया। तो ये एरिया हमने माइनस कर दिया तो 10 आया ये। तो 10 लोग कैसे हो गए, जो केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब आई न्यूज़पेपर की बात करते हैं। तो आई न्यूज़पेपर ये है जिसमें से 26 लोग हैं टोटल, और 26 में से टोटल में से ये एरिया हमें माइनस करना होगा, तभी तो 26 टोटल हो पाएंगे। तो हमें देखना है ये कितना है, और 26 में से 6 और 3 9, 9 और 5 14।
तो 14 माइनस किया तो यहाँ 12 लोग ऐसे हैं जो केवल आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो हमें यही पूछा गया है, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले ऐसे कौन से लोग हैं। तो यहाँ से दिख जाएगा आपको 8 लोग ऐसे हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे हैं 10 लोग ऐसे हैं जो केवल न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, और 12 लोग ऐसे हैं जो केवल न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। अगर इन तीनों को टोटल करें 8 + 12 + 10 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 लोग ऐसे हैं जो केवल एक सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हमें समझना होगा कि एपी सीरीज़ होती क्या है। तो एपी सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एपी सीरीज़ का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं एपी सीरीज़ होता क्या है। सपोज़ हमने कुछ टर्म्स लिखे हैं यहाँ, टर्म्स मतलब पद। तो जैसे कि 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश, इसी तरह आगे जाके बहुत सारे टर्म्स यहाँ इस सीरीज़ में लिखे हुए हैं। तो अगर हमारा पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 5 है, तीसरा टर्म 11 है, चौथा टर्म थर्ड टर्म 8 है और चौथा टर्म 11 है, तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें, जो दूसरा पद होता है उसके पहले वाले पद को माइनस करते हैं। जैसे 5 है, फिर इससे पहला वाला पद क्या है 2, तो 5 - 2 किया तो कितना आंसर आया हमारा 3 आया। इसी तरह हमने थर्ड टर्म में से अगर सेकंड टर्म को माइनस किया, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस किया, तो 8 - 5 जब किया तो ये कितना आया, ये भी 3 आया। इसी तरह जब हम 11 में से 8 माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। तो अगर यहाँ डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसी तरह आगे भी जो डिफरेंस होगा वो भी सेम आएगा। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें डिफरेंस यानी कि पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सेम आता है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी सीरीज़ हो सकती है। तो अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है टर्म्स के बीच का, तो वो सीरीज़ क्या कहलाती है, एपी सीरीज़ कहलाती है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं एपी सीरीज़ का। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1, 5 और 9, 13 डैश डैश डैश, आगे इसी तरह चल रहे हैं टर्म्स। तो अगर कोई पूछे ये सीरीज़ एपी सीरीज़ है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 9 - 5 करेंगे तो भी 4 आएगा, 13 - 9 करेंगे तो भी 4 आएगा, यानी कि 5 - 1 किया तो भी 4 आया। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया तो भी 4 आया। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस किया तो भी 4 आ गया। और इसी तरह फिफ्थ टर्म में से अगर हम फोर्थ टर्म माइनस करेंगे तो भी 4, इस तरह आगे सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉमन डिफरेंस है, यानी कि पदों के बीच का अंतर समान है, तो वो सीरीज़ क्या कहलाती है, एपी सीरीज़ कहलाती है। तो ये थी हमारी एपी सीरीज़। तो एपी सीरीज़ हमने क्यों डिस्कस की, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन इसी का है। तो हम समझते हैं एपी सीरीज़ क्या होती है और इसका कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो देखिए, जो एपी सीरीज़ होती है उसका जो पहला पद होता है, यानी कि पहला टर्म जो होता है उसको हम ए कहते हैं, दूसरे टर्म को A2 कह सकते हैं, A2। तीसरे टर्म को हम तो दूसरे टर्म को हम A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4, इसी तरह डैश 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 आगे भी बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं उन्हें नाम दे सकते हैं हम, बहुत सारे टर्म्स को अलग अलग नाम दे सकते हैं। दूसरे टर्म को हमने A2 नाम दिया, तीसरे टर्म को A3 नाम दिया, चौथे टर्म को A4 नाम दिया। इसी तरह अगर कोई 10वां टर्म यहाँ लिखा हो तो हम A10 कहेंगे उसको, 10वें टर्म को A10 कहेंगे, A10। और इसी तरह कोई nवां टर्म हो, nth टर्म हो, कोई nth टर्म, n मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है कि 12वां, 14वां, 16वां, कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर कोई nth टर्म है तो उसको हम an कहेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई पहला टर्म है तो a कहेंगे, A1 लगा सकते हैं हम यहाँ, तो लेकिन 1 की ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपली a से ही रिप्रेजेंट करते हैं पहले टर्म को। दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4 और 10वें टर्म को A10। इसी तरह कोई भी 15वां टर्म है तो A15, कोई आगे टर्म आएगा। और इसी तरह कोई भी nth टर्म है, nth मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 50वां टर्म तो an कहेंगे। तो nवां टर्म मतलब an, 15वां टर्म है तो यहाँ A15।
तो हमने यहाँ क्यों डिस्कस किया इसका, क्योंकि इसका आगे जाके यूज़ है। हमें इसमें समझना होगा जो AP सीरीज़ होती है उसमें आपको एक फार्मूला याद करना है कि अगर इसमें a इजिकल टू कितना दिया है, 2 दिया है, क्योंकि पहला टर्म a कितना है 2। फिर कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। इसी तरह आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर 8 में से 5 माइनस किया तो भी 3 आया। तो ये AP सीरीज़ है, इसलिए कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 3 है। नेक्स्ट, अगर हम 10वां टर्म फाइंड करते हैं या कोई भी नंबर का टर्म फाइंड करते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज़, इस सीरीज़ का 10वां टर्म फाइंड करो। अगर हमें क्वेश्चन ये दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो एक फार्मूला सिंपली आपको याद करना है कि an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना, और ये हमने डिस्कस पहले भी किया था रीजनिंग की क्लास में, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि 10th टर्म फाइंड करो तो हमें कैसे करना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं a कौन से नंबर का, 10th नंबर का, यानी कि n जहाँ भी होगा ये 10th क्या दिखा रहा है, ये n को शो कर रहा है, यानी कि n इजिकल टू कितना दिया है, 10 दिया है। और a हम जानते हैं a क्या दिया है इस सीरीज़ में, a कितना दिया है, तो a इजिकल टू हमारा 2 दिया है। डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 3 दिया है। तो अगर हम यहाँ ऊपर चलते हैं इस क्वेश्चन को, तो a 10th टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसके फार्मूले में लगा देना। an इजिकल टू an मतलब n की जगह में 10 ले लिया तो a 10 लिख दिया। फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले में लगाते हैं तो a क्या है हमारा, a हमारा क्या है 2, तो a की जगह हमने 2 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, तो आपको पता है n यहाँ क्या है 10, तो 10 यहाँ लिखेंगे n की जगह, 10 माइनस 1 इंटू डी लगाए यहाँ, तो d हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, d हमारा 3 दिया है तो d को हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ से a 10th टर्म यानी कि 10th टर्म हम निकाल सकते हैं, 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और मल्टीप्लाई 3 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9 3 जा 27, तो इक्वल टू कितना आ गया 27, और प्लस 2 करेंगे तो 29, तो 29 जो होगा वही होगा हमारा 10वां टर्म। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि कोई क्वेश्चन में दिया गया है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है ये AP सीरीज़ है। AP सीरीज़ है कैसे पता हमें, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है, सबके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है, तो ये एक AP सीरीज़ है। तो AP सीरीज़ है तो पहला जो टर्म होता है वो हम a कहते हैं, a इजिकल टू 2 दिया है। जो डिफरेंस होता है 2 सबके बीच आ रहा है डिफरेंस, तो उसको हम d कहते हैं, d इजिकल टू 2 आ रहा है हमारा। अगर इस सीरीज़ का हमसे पूछ लिया जाए 20th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ, जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो पहले टर्म को a कहते हैं, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4। इसी तरह हमारा A20 पूछा है कि 20वां टर्म कौन सा होगा। तो 20वां टर्म अगर पूछा है आपसे तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे 20th टर्म क्या है, तो a n की जगह आपको क्या लिखना है 20, क्योंकि 20th टर्म है तो n इजिकल टू हमारा क्या है 20, तो n की जगह हम 20 लिखते हैं, इजिकल टू a कितना दिया है, a आपको 2 दिया है, 2 प्लस n कितना दिया है, तो n आपको पता ही है 20 दिया है, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, डायरेक्ट हमने 19 लिख दिया, क्योंकि 20 माइनस 1 कितना होता है 19, इंटू d कितना दिया है, तो d आपको पता है 2 है तो 2 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 19 2 जा कितना होता है 38, और 38 और 2 कितना हो गया 40, तो ये हमारा 20th टर्म आ गया कितना 40। 20th टर्म हमारा कितना है, A20 इजिकल टू हमारा 40। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म A2 जो है वो 4 है, तीसरा टर्म A3 इजिकल टू 6 है, चौथा टर्म A4 इजिकल टू 8 है। इसी तरह A20 यानी कि 20th टर्म हमारा कितना आया 40 आया। तो इस सीरीज़ का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 40 होगा।
तो ये थी हमारी एपी सीरीज़। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ये वाला क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है हमारा, देखते हैं। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति की आरंभिक वेतन जो है वो 50-100 रुपीज़ है। 5200 रुपये उसका प्रारंभिक वेतन है। 50-100 रुपीज़ उसका प्रारंभिक वेतन है और उसका प्रतिमाह जो है वो 320 रुपये बढ़ते हैं। 320 रुपये उसके प्रतिमाह बढ़ते हैं। तो 10वें माह में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 10वें माह में उसका वेतन कितना होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि अगर उसका प्रारंभिक वेतन कितना है 50-100, फिर इसमें अगर हम ऐड कर दें 320 तो कितना हो जाएगा अगले महीने उसका वेतन। तो 0 का 0, फिर 2 और 3 5। तो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो अगले महीने उसका वेतन कितना हो जाएगा 5520। फिर इससे भी नेक्स्ट महीने अगर बात करें तो इसमें भी 320 जोड़ना होगा। तो 0 का 0, फिर 2 और 2 4 और 5 और 3 8 और 5। तो इस तरह वेतन जो है वो 320 रुपये बढ़ता जाएगा। जैसे शुरुआत में वेतन पहले महीने उसका कितना है 50-100 रुपीज़, फिर इसमें 320 रुपये बढ़ के इतना हो गया। फिर इसमें भी अगले महीने 320 रुपये और बढ़ गया। फिर इसमें भी अगले महीने 320 रुपये और बढ़ जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा। तो ये पूछा है ये पहले महीने का है, ये दूसरे महीने का है, ये तीसरे महीने का है। तो हमारा 10वें महीने का कितना होगा वेतन, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये जो सीरीज़ बन रही है इनके बीच का डिफरेंस आपको पता है 320, यहाँ भी डिफरेंस 320, ऐसे ही आगे जाके डिफरेंस 320 है। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक एपी सीरीज़ है क्योंकि डिफरेंस सभी का सेम है, सेम डिफरेंस है, इसलिए ये एपी सीरीज़ है। और जो पहला टर्म होता है उसको हम ए कहते हैं। ए हमारा कितना दिया है 5200। डी क्या होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना दिया है 320। सभी पदों के बीच का डिफरेंस 320 है, हमने लिख लिया 320। हमारा इसमें पूछा गया है 10वें महीने का वेतन कितना होगा। तो 10वें महीने का वेतन यानी कि 10वां पद निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है AN = A + N-1 × D, ये फार्मूला होता है हमारा। तो हमें कौन सा चाहिए 10वां, क्योंकि 10वां महीना उसका कितना वेतन होगा, पहले महीना जैसे इतना है, दूसरे महीने इतना है, फिर तीसरे महीने इतना है, इसी तरह चौथे महीने, पाँचवें महीने, और 10वें महीने कितना होगा ये पूछा है। यहाँ क्या आएगा 10वें महीने उसका वेतन कितना होगा ये पूछा है। तो 10वां टर्म निकालने के लिए यानी कि N = हमारे पास कितना दिया है 10 दिया है। तो A 10 निकालना है हमें, N = 10 रखना है हमें 10वां टर्म निकालने के लिए। तो A कितना दिया है यहाँ, तो A कितना दिया है 50-100, तो A की जगह हमने 50-100 लिख लिया, प्लस N-1 यानी कि N कितना दिया हमारा 10, क्योंकि 10वां पद हमारा निकालना है हमें। तो 10-1 करेंगे यानी कि N-1 मतलब N की जगह 10 रखना है। 10 - 1 कितना हो गया 9 × D कितना दिया हमारा, D दिया है 320, तो D की जगह हमें 320 लिख देना है। तो इस तरह हम 10th टर्म फाइंड कर लेंगे। 50-100 का 50-100 ही लिखे रहने देंगे, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 320 में करेंगे तो 0 का 0, 9 2 = 18, 1 इधर, 9 3 = 27 और 1 28। तो ये हमें ऐड कर देना है। तो 8-10 = यानी कि उसके 10वें महीने की सैलरी जो आएगी वो 0 का 0, फिर 8 और 0 तो 8, फिर 8 और 2 10 का 0 इधर कैरी 1, 2 और 5 7 और 1 8। तो उसके 10वें महीने का वेतन कितना आएगा 8-10 = 8080, 8080 रुपये उसका 10वें महीने का वेतन जो है वो आएगा। यानी कि आप ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें सी ऑप्शन जो है वो दिया है 8080। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको। तो आई होप आपने देख लिया होगा। तो आप चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें HCF पूछा है 108, 288 और 360 का HCF पूछा है। तो HCF आप सभी को आता होगा, बट दिया है क्वेश्चन में तो निकालना पड़ेगा। तो 108 के फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। 2 5 × 10 और 2 4 × 8, 2 2 × 4, 1 बचा, 1 इसको दिया, 14 हो गया। तो 2 7 × 14, फिर 3 9 × 27, फिर 3 3 × 9, 3 1 × 3। तो ये फैक्टर हो गए 108 के। इसी तरह 288 के फैक्टर हमें कर लेने हैं। 2 से काटते हैं, 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 4 × 8। अगेन 2 से 2 7 × 14, 2 2 × 4। अगेन 2 से 2 3 × 6, 1 बचा, 1 इसको दिया, 12 हो गया।
2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हमें 360 के फैक्टर करने हैं इसी तरह। तो 360 के फैक्टर जो होंगे वो 180 बार कट गया, फिर 2 9 जा 18 0, 2 45 बार कट जाएगा, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हमारे जो फैक्टर आए वो निकल आए हैं। तो हम 108 के जो हमारे फैक्टर आए हैं 108 के, तो देखना आप 2 को हमने 2 बार लिखा है और 3 को 3 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। 288 को हम लिख सकते हैं, 288 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 क्योंकि 5 बार 2 है, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। फिर इसी तरह हम 360 को क्या लिख सकते हैं, 360 को देखना आप ध्यान से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, 5 की पावर 1। अब HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, HCF में हमें लोएस्ट पावर लेनी होती है। लोएस्ट मतलब सबसे कम पावर की जिसकी होती है उसी को हमें लेना होता है। तो HCF अगर इन तीनों का लेंगे तो हमें ये देखना होगा 2 सब में आ रहा है और 2 की पावर सबसे कम किस में है, 2 की पावर 2 इसमें सबसे कम पावर है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, और 2 की पावर सबसे कम किस में है, 2 की पावर 2। तो हमने HCF में सबसे पहले 2 की पावर 2 लिख लिया। फिर आगे हमें देखना है 3 की पावर 3 सब में कॉमन है, तो 3 की पावर 2 जो है वो सबसे कम पावर है। देखो यहाँ हाईएस्ट पावर है, ये लोएस्ट पावर है, जो सबसे कम पावर होती है वो हमें HCF में लेनी होती है। तो यहाँ भी 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, तो जो सबसे कम टर्म है 3 की पावर 2 वाला है, तो ये हमने लिख लिया है। फिर 5 तो किसी में आई नहीं, तो 5 नहीं लेना हमें, जो कॉमन होता है हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9। तो यहाँ से इसका अगर 4 9 जा कितना हो गया 36। तो ये हो गया हमारा HCF। तो HCF यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन आप देख लेना ध्यान से, तो उसमें आपको पता लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और अगर यहाँ HCF की जगह LCM पूछा होता तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है। वैसे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आगे हम बात करें इसमें, अगर आपको LCM पूछा होता तो हम LCM के लिए क्या करते, LCM के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं इसमें कौन सी है, 2 की पावर 5 है हाईएस्ट, तो 2 की पावर 5 लेनी है हमें इंटू, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 3 लेनी है हमें इंटू, फिर 5 अकेला है तो 5 को भी हमें लिख लेना है। तो इसका मल्टीप्लाई जो करके आएगा वो होगा इसका LCM। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ओके, अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो दिया है 19200, और मासा जो है, मासा का मतलब होता है HCF इसका दिया है जो 40 है। लासा ज्ञात करना है, लासा मतलब LCM फाइंड करना है हमें। तो ये क्वेश्चन दिया गया है हमें। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एक, आप ध्यान से देख लेना कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो अगर यहाँ फर्स्ट नंबर दिया होता तो हम यहाँ फर्स्ट नंबर लिखते, सेकंड नंबर दिया होता तो हम सेकंड नंबर लिखते, दोनों का मल्टीप्लाई करते इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इस तरह निकाल लेते हैं। बट इसमें क्या काम किया गया है कि पहले से ही दोनों जो संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये दे दिया गया है, क्योंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो डायरेक्ट कितना दे दिया गया है 19200। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके ऑलरेडी हमें कितना आंसर दिया है 19200। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हम डायरेक्ट लिख लिया 19200 इज इक्वल टू HCF कितना दिया है 40, तो HCF की जगह हमने 40 लिख लिया, मल्टीप्लाई LCM कितना दिया है, LCM हमें निकालना है, तो LCM हमें निकालना होगा। अब LCM निकालने के लिए यहाँ आपको ये चीज़ दिख रही है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई उधर जाता है। अगर ये चीज़ 40 इधर मल्टीप्लाई में है और 40 को हम इज इक्वल टू को उस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 19200 अपॉन 40 इक्वल टू LCM। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, 0 से 0 गया। फिर 4 का टेबल इसमें पढ़ लेते हैं, तो 4 4 जा 16, कितना बचा 3 इसको दिया 32 हो गया, 4 8 जा 32 और 0 का 0।
तो 480 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप क्वेश्चन को चेक करना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी, ये हमें निकालना है कि 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। ये बात की बात है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि अगर हमने एक साथ स्टार्ट कर दिया तो 2 सेकंड बाद ये बजेगी, फिर 4 सेकंड बाद ये, 6 सेकंड बाद ये, 8 सेकंड बाद ये, 10 सेकंड बाद ये और 12 सेकंड बाद ये। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनका एलसीएम निकालना होता है। ये जो जितने भी संख्याएं आती हैं इनका एलसीएम निकाल देते हैं, तो जो संख्या आएगी तो वो उतने सेकंड के अंतराल पर दोबारा एक साथ बजती हैं। तो जो एलसीएम होता है वो इस बात का आंसर देता है कि ये जितनी भी बेल्स हैं ये अगेन जो है वो कितने बजे या कितने देर बाद एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना होता है। अभी आपको इतना समझना है, जैसे कि 2, अच्छा इन सभी का एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी। 2 को हम काट देते हैं क्योंकि 2 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 2 2 जा 4 होता है, इसलिए 2 को काट दिया। 4 को भी हम काट देते हैं क्योंकि 4 जो होता है वो 8 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। तो 8 को नहीं 4 को काटेंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी 8 में आता है। 6 को काट देंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी 12 के टेबल में आ रहा है, तो 6 2 या 12। बचे क्या 8, 10 और 12। तो 8, 10 और 12 को हमें एलसीएम लेना होता है। तो 8, 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वही इन सारे डिजिट का एलसीएम हो जाएगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 क्योंकि 2 2 या 4 2 या 8 होता है। 10 को लिख सकते हैं 2 5 या 10 और 12 को लिख सकते हैं 2 2 या 4 और 4 3 या 12। तो एलसीएम लेना अभी हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि 2 पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 यहाँ हाईएस्ट पावर है, तो ये हमारा एलसीएम में आ गया। इनटू 5 यहाँ अकेला है तो 5 भी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 यहाँ अकेला है तो 3 भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम इस तरह निकाल लेते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो हम लिखते हैं, उसके अलावा जितनी भी संख्या बचती हैं उसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। तो 15 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120। तो 120 यहाँ सेकंड है तो इसलिए सेकंड, यानी कि ये जो बेल्स हैं जो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बज रही थी, वो दोबारा एक साथ जो है वो 120 सेकंड बाद बजती हैं। 120 सेकंड। तो अगर हम 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट होता है। ओके, तो 120 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, इसका मतलब ये है 120 सेकंड को हम कह सकते हैं 2 मिनट। तो 2 मिनट के अंतराल पर ये बजती हैं, 2 मिनट के अंतराल पर ये घंटियाँ जो हैं वो एक साथ बजती हैं। तो हम इसको हटा के 120 सेकंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट। तो अगर क्वेश्चन केवल इतना पूछता कि ये घंटियाँ जो हैं वो कितने अंतराल पर बजती हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता कि 2 मिनट। 2 मिनट के अंतराल पर वो अगेन एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाए कि 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो आपको पता है कि 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। तो 2 मिनट में हर 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगी। वैसे तो 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती जाती हैं, लेकिन हर 2 मिनट में वो एक साथ बिल्कुल एक साथ बेल बजेंगी। बेल जितनी भी हैं वो हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। जब हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो हमें आंसर ये निकालना होगा कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हमें इसका डिवाइड कर देना है। 30 जब 2 मिनट में एक साथ बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी 15 बार। तो 15 टाइम्स जो है वो एक साथ बजेंगी।
30 मिनट में। 2 मिनट में एक बार बचती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बचेंगी? 15 बार। 30 मिनट में वो 15 बार एक साथ बजेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि सी में आंसर आप देख सकते हैं जो आंसर दिया गया है वो 15 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी गई है, जो भी यहाँ इक्वेशन लिखा है इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसको सॉल्व करना है सिंपली हमें, तो कर लेते हैं सॉल्व। x की पावर a है, फिर इसकी होल पावर इतनी है, तो a की पावर जहाँ जो a लिखा है इसका पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन में। अगर हम a का a स्क्वायर में करेंगे तो a क्यूब इसका हो जाएगा, प्लस लगाए क्योंकि हमने प्लस लगा दिया यहाँ। फिर a का अगर a b में करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस उसके अलावा अगर a का अगेन हम b स्क्वायर में करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ अगर मल्टीप्लाई लगाए तो हमने भी क्या काम किया? मल्टीप्लाई बीच में लगा देना है, मल्टीप्लाई, फिर x की पावर, फिर b का b में स्क्वायर में करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, प्लस b का b c में करेंगे तो b स्क्वायर c हो जाएगा, प्लस लगाए तो अगेन प्लस लगाया, फिर b का c स्क्वायर में करेंगे तो b c स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होगा तो हमने भी मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर x की पावर c का c स्क्वायर में करेंगे तो c क्यूब हो जाएगा, प्लस लगाए तो हमने अभी प्लस लगाया है। c का सी ए में करेंगे तो c स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस ये प्लस जो है वो ऊपर पावर में है। c का फिर a स्क्वायर में करेंगे तो c a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अपॉन में ये भी है, तो अपॉन में हमें इसके ये भी लिखना पड़ेगा अपॉन, क्योंकि इसके नीचे अपॉन लिखा है तो हमने अपॉन लिख लिया। फिर x की पावर b है और इसकी भी होल पावर ये पूरी दी है, तो हमें x की पावर b का मल्टीप्लाई भी इसमें पूरे में करना होगा। तो देखते हैं x की पावर b का अगर हम a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो b a स्क्वायर आ जाएगा, b a स्क्वायर आ गया। एक सेकेंड, x की पावर b a स्क्वायर, प्लस अगर हम इस b का मल्टीप्लाई a b में करेंगे तो a b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा। फिर अपॉन, इसके भी नीचे अपॉन लगाए क्योंकि यहाँ भी x की पावर b अपॉन x की पावर c था, तो x की पावर c का मल्टीप्लाई हम इस पूरे में करेंगे तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, c का b स्क्वायर में करेंगे तो सबसे पहले x की पावर c का b स्क्वायर में करेंगे तो c b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का b c में करेंगे तो b c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाए तो हमने प्लस लगाया। c का c स्क्वायर में करेंगे तो c क्यूब हो जाएगा। तो ये पावर्स जो हैं वो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, अपॉन। इसी तरह x की पावर a है और इसकी होल पावर ये पूरी लिखी है, तो a का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। x की पावर a का हम c स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का अगर हम सी ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह a का a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि a की पावर यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो आपको पता है कि जैसा कि बेस सेम होता है और सभी x यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो अगर बेस सेम होता है तो जितनी भी पावर होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये जितनी भी पावर यहाँ लिखी हुई हैं वो सब क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस अब पावर ऐड हो रही हैं, पावर ये जितनी भी हैं ये भी ऐड हो जाएंगी। देखो आप ध्यान से, बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, फिर अगेन प्लस लगाएंगे, फिर ये जितनी भी पावर होती हैं ये भी ऐड हो जाएंगी, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर, ये सभी पावर में है, अपॉन एक्स की पावर। अब ये जितनी भी लिखी, ये जितनी भी पावर हैं ये भी ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये सभी नीचे ये जो है वो भी सभी क्या है? मल्टीप्लाई में है। ये तीनों एक्स बेस सेम है और पावर जितनी भी होती हैं बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। तो बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये पावर जो है वो हमने ऐसी लिखी है। फिर ये वाली पावर है तो प्लस में आएगी, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, फिर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस
CA² प्लस A³। तो जितनी भी पावर है वो हमने प्लस में ली। अगर दोस्तों आप इसको क्रम से लगाओगे, x की पावर जितनी भी ऊपर ये आई है और इसको ऐसे ही अगर इसको क्रम से लगाओगे तो ये जितनी पावर ऊपर है सेम वही वैल्यू हमारी नीचे है। तो आपको पता है जब भी ऊपर और नीचे सेम चीज़ होती हैं, ऊपर भी x की पावर ये है और नीचे भी x की पावर ये है, और ये जो प्लस हैं ये अगर हम अरेंजमेंट करें तो बिल्कुल सेम है। जैसे A³ यहाँ लिखा है तो A³ भी यहाँ नीचे ज़रूर लिखा होगा, देखो यहाँ लिखा है, तो इसको बस अरेंज करना है तो बिल्कुल सेम है। तो यानी कि ऊपर वाले x की पावर ये सबसे, नीचे वाला ये टर्म कट गया, तो आंसर क्या आया 1। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका आप देख लेना ध्यान से, सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व का है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण x² - 7x + 20 = 0 के मूल हैं तो हमें 1/α² + 1/β² का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें इक्वेशन दिया है ये वाला, और इसके जो मूल हैं उनका हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा, इसके लिए हम समझते हैं क्या क्या होता है ये मूल या जीरोज़। तो अगर कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, मतलब जिसकी पावर 2 होती है। तो इसको हिंदी में शायद द्विघातीय समीकरण कह सकते हैं। तो जिसमें पावर 2 होती है, द्विघातीय समीकरण, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, आपको ये पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसके सॉल्यूशन भी 2 ही आएंगे। यानी कि सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो होती है दो ही वैल्यू आती हैं, और जो वैल्यू आती हैं उसको हम अल्फ़ा और बीटा कह देते हैं। इसको हम हिंदी में मूल कह देते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या है? मूल हैं इस समीकरण के, या हल हैं इस समीकरण के। इंग्लिश में हम कह देते हैं अल्फ़ा बीटा इसके क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन हैं, या फिर रूट्स हैं इसके, रूट्स सॉल्यूशन, या जीरोज़ भी कह सकते हैं। जीरोज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू सपोज अगर 2 आई तो 2 को अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो इस समीकरण का मान 0 आएगा, तो इसलिए हम जीरोज़ भी कह सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं होता है, बस सॉल्यूशन होता है। अगर किसी भी समीकरण को हम सॉल्व करते हैं और उसके 2 जो हल आते हैं तो उसको हम अल्फ़ा और बीटा कह देते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब अल्फ़ा और बीटा में आपस में की रिलेशन होता है एक, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो इसका आंसर हमेशा -b/a आता है। -b/a, जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। x² मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो a होता है, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो b होता है। और माइनस साइन आपको यहाँ लगाना होगा। ये माइनस साइन अलग से लगा रहता है, इसलिए ये आपको यहाँ बीच में लगाना होगा। और b के इसके बाद b डिसाइड होता है, b माइनस का है तो b आपको माइनस का ही लेना है, इस साइन से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर हम अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मूलों का अगर गुणनफल करते हैं अल्फ़ा बीटा, तो उसकी वैल्यू आती है c/a, जहाँ c क्या होता है? c जो होता है वो ये वाला टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, जो x का किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा रहता है। c जैसे यहाँ है तो c में कोई भी x नहीं है, तो c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। अपॉन a कौन सा होता है? तो a आपको पता ही है, x² जो होता है उसका कोफिशिएंट जो होता है, यानी कि x² में जिसका मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो होता है a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पहले, तो अगर आपको याद हो तो, और नहीं होगा तो आपको अब रिवाइज हो गया होगा। अब अच्छा, आपको अब ये चीज़ पता लग गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन अब वो डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमारा समीकरण ये दिया है, ऊपर वाला समीकरण हमारा ये दिया है, तो उसने अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ ली होती तो आप आसानी से निकाल लेते। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपको पता है -b/a होता है, तो -b/a इस फार्मूले में आप रख देंगे, तो माइनस फिर b की वैल्यू क्या दी है? तो b आपको पता है, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है? यानी कि x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? -7 से। तो b की जगह आपने क्या लिख दिया? इस b की जगह आपने -7 लिख दिया, अपॉन
ए क्या होता है, तो ए आपको पता है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, माइनस से माइनस कट गया 7/1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऐसे निकल आएगी। तो सिंपली आप निकाल लेंगे, इसलिए उसने पूछा नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अगर उसने पूछा होता बाई चांस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फ़ा बीटा, सॉरी एक सेकंड यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछी जाए तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है C/A होती है, और C क्या होता है कांस्टेंट टर्म। C क्या है यहाँ जो लिखा रहता है, यानी कि C हमारा क्या है 20 प्लस का 20, तो C हमने 20 लिख दिया अपॉन A क्या है, तो A आपको पता ही है, एक जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 में, तो 20/1 ये हो गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब उसने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पूछी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने कुछ और ही पूछा है, ये चीज़ इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे निकलेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a रख दिया जब इस समीकरण में, तो -b क्या है -7, तो माइनस से माइनस कट गया 7 अपॉन क्या निकाली थी हमने 7/1, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली C/A से, कितनी आ गई, C क्या था हमारा 20 अपॉन A क्या था उधर 1, तो 20/1 आ गई। तो यहाँ आपने निकाल चुके थे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1/1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर नीचे दिया है, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर कट गया तो क्या बचा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर का फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ गया ऊपर, प्लस ऐसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर दिया है, तो अल्फ़ा स्क्वायर हमने छुपा लिया, क्या बचा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से बीटा स्क्वायर छुपा लिया, अल्फ़ा स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जो अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अगर a की जगह अल्फ़ा और b की जगह बीटा रख दिया जाए तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो अगर हम यहाँ a की जगह लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b की जगह लिख देते हैं बीटा स्क्वायर इक्वल टू a की जगह अल्फ़ा प्लस b की जगह बीटा और इसका होल स्क्वायर, और जो 2ab यहाँ प्लस का था, आपको पता है प्लस का उधर जब ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाता है, तो -2 अल्फ़ा बीटा, -2ab को अल्फ़ा बीटा लिख दिया। तो यहाँ से आपको पता लग गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो ऊपर यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये लिखा और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये निकाला। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकली, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ ये समीकरण हमने निकाला है ये, तो ये हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या आई हमारी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये आई अपॉन नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फ़ा बीटा और इन दोनों का होल स्क्वायर हमने लगा दिया। अब इसकी वैल्यू आपको पूरी दी गई है तो आप निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 7/1 यानी कि 7 लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 लिख देते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से हमने 20 निकाली है, तो 20 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 20, तो 20 और इसका होल स्क्वायर। तो आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 7 7 8 49 माइनस 2 2 या 4 0 40 अपॉन 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो यानी कि इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगी 9/400। तो 9/400 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा।